बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 और इस चैप्टर नंबर 4 का जो टाइटल है वो है मॉड्यूलर अर्थमेटिक। तो ये डिस्क्रीट मैथ लेक्चर सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर है मेरा। और इन केस अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख लें और फिर आप इस लेक्चर की तरफ मूव करें ताकि इस लेक्चर के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से आप समझ सकें। तो चलें इस अपने लेक्चर को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। इसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। इन मैथमेटिक्स, मॉड्यूलर अर्थमेटिक इज अ सिस्टम ऑफ अर्थमेटिक फॉर इंटीजर्स वेयर नंबर्स रैप अराउंड अपॉन रीचिंग अ सर्टेन वैल्यू द मॉडुलस। मैथमेटिक्स के अंदर जो मॉड्यूलर अर्थमेटिक है इज अ सिस्टम ऑफ अर्थमेटिक फॉर इंटीजर्स। पहली बात यह है कि ये सारा का जो हमारी मैथमेटिक्स है ये इंटीजर्स के लिए है। इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि वेयर द नंबर रैप अराउंड अपॉन रीचिंग अ सर्टेन वैल्यू। इसमें जो नंबर्स हैं आपके पास वो नंबर्स जो है वो नंबर्स रैप कर रहे होते हैं, यानी आप वो नंबर्स जो है वो एक सर्टेन वैल्यू तक पहुंचने के लिए है अपने आप को रिपीट कर रहे होते हैं, यानी रैप अप हो रहे होते हैं नंबर्स। अभी कैसे रैप अप हो रहे होते हैं इस कॉन्सेप्ट को मैं आगे चलकर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करता हूँ। तो जो जिस सर्टेन वैल्यू के ऊपर वो रैप अप हो रहे होते हैं उसको हम कहते हैं मॉडुलस या मॉडुलस वगैरह कहा जाता है इसको। तो अब ये क्या है, हो सकता है कि कुछ बातें अभी इंट्रोडक्शन के अंदर आपकी ना समझ आए, लेकिन जैसे जैसे ये चैप्टर आपका ग्रो करेगा वैसे वैसे आप ये सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। द मॉडर्न अप्रोच ऑफ मॉड्यूलर अर्थमेटिक वाज डिप्लॉयड बाय गॉस, पब्लिश इन 1801। तो 1801 में जो गॉस एक साइंटिस्ट है उसने सबसे पहले मॉड्यूलर अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था और पब्लिश किया था। A familiar use of modular arithmetic is in the 12 hours clock, in which the day is divided into 12 hours period. Modular arithmetic की जो यूज़ है, बेसिकली जो फेमिलर यूज़ है जो हम सब अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं वो है हमारी 12 आवर्स क्लॉक। अगर आप नोट करें तो जो आवर्स हैं हमारे पास वो बेसिकली एक दिन जो है वो बेसिकली 24 आवर्स का होता है, लेकिन हमारी क्लॉक के ऊपर जो है वो 12 आवर्स शो रहे होते हैं। ठीक है जी। तो जो 12 आवर्स शो हो रहे होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 13 ओ क्लॉक है तो बेसिकली वो 13 ओ क्लॉक नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो क्लॉक है उसके ऊपर सिर्फ 12 आवर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इट मीन्स कि वो 1 आवर होगा। तो इट मीन्स कि ये जो नंबर है ये नंबर रैप अप हो रहे होंगे। तो मे बी क्या हो सकता है कि अभी आपको इस क्लॉक से रैप अप के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझाया जा सकेगा। तो जो फेमिलर एग्जाम्पल है या फेमिलर यूज़ है मॉड्यूलर अर्थमेटिक का इज़ इन दी 12 आवर्स क्लॉक। ये 12 आवर क्लॉक की एक बेसिक एग्जाम्पल है। जैसे अगर 15 है तो आपको पता है कि 12 आवर क्लॉक में अगर 15 ओ क्लॉक है या 15 बज रहे हैं तो बेसिकली इसका सेंस ये बनती है कि वो 3 PM की तरफ आपको इशारा करेगा, यानी 3 ओ क्लॉक की तरफ आपको इशारा करेगा। इन विच द डे इज़ डिवाइडेड इंटू 12 आवर्स पीरियड। इसमें जो एक 24 आवर्स का डे है उसमें आप 12 आवर्स में इसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं। इफ़ द टाइम इज़ 7 AM, इफ़ द टाइम मैं फ़िलहाल यहाँ पर AM और PM आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिंपल ये बता रहा हूँ कि इफ़ द टाइम इज़ 7 ओ क्लॉक फॉर एग्जाम्पल नाउ, देन 8 आवर्स लेटर इट विल बी 3। यानी अभी अगर आपके 7 PM है या 7 ओ क्लॉक है बेसिकली, तो 8 घंटे के बाद जो है वो 3 ओ क्लॉक हो रहे होंगे। यूजुअल कंडीशन वुड सजेस्ट दैट द लेटर टाइम शुड बी 7 + 18 इज इक्वल टू 15। टेक्निकली यहाँ पर होना ये चाहिए था कि जब आप 7 आवर्स के अंदर जो है वो, यानी 7 के अंदर अगर आप 8 को ऐड करते हैं तो टोटल आंसर आपका 15 आना चाहिए था, यानी टेक्निकली आपके पास 15 ओ क्लॉक होना चाहिए था। बट दिस इज नॉट द आंसर, ये आंसर नहीं है आपका, बिकॉज द क्लॉक टाइम रैप अराउंड एवरी 12 आवर्स। क्योंकि जो क्लॉक का जो टाइम होता है वो अपने आप को जो है वो रिपीट करता है हर 12 आवर्स के बाद। तो इट मीन्स के वो 15 ओ क्लॉक नहीं होगा, बल्कि 15 ओ क्लॉक के बजाय वो क्या होगा, वो बेसिकली 3 ओ क्लॉक आपके पास हो जाएगा, क्योंकि हर 12 आवर्स के बाद जो है वो टाइम अपने आप को रिपीट कर रहा होता है, यानी रैप कर रहा होता है। तो ये बेसिकली इसका कुछ कॉन्सेप्ट है। इन 12 आवर्स टाइम देर इज़ नो 15 ओ क्लॉक, दिस अर्थमेटिक इज़ अ मॉड्यूलो 12। ये जो अर्थमेटिक है इसे हम कहते हैं मॉड्यूलो 12। कोई हो सकता है कि अभी कुछ कॉन्सेप्ट आपके अच्छे तरीके से ना बन पाएँ, क्योंकि बेसिकली मैं अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको। जब मैं इसको परफॉर्म करूँगा तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो एक कॉन्सेप्ट तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, वो ये कि मॉड्यूलर अर्थमेटिक के अंदर अच्छा 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि ये जो है वो बेसिकली इंटीजर्स में आंसर देगा आपको, तो आप डेसिमल्स यानी फ्रैक्शंस को भूल जाइएगा। ये सारी की सारी मैथमेटिक्स सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स के लिए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मॉड्यूलर अर्थमेटिक के अंदर जो आपके पास नंबर्स हैं वो रैप अराउंड हो रहे होते हैं, यानी रैप अप हो रहे होते हैं। और इसके एक मेन एग्जांपल है वो है 12 आवर्स क्लॉक, यानी 24 आवर्स जो हमारा डे है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं
अपने यानी 12 आवर्स के अंदर, यानी 12 आवर्स के 2 सेगमेंट्स बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है वो अपनी मॉड्यूलर अरिथमेटिक को यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं। अच्छा जी, दूसरा कॉन्सेप्ट जिसकी हमें नीड होगी वो है रिमाइंडर। अब बेसिकली रिमाइंडर आप लोगों के लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपने अपने प्राइमरी लेवल के अंदर जो है वो बेसिकली जब भी आपने डिवीजन को परफॉर्म किया होगा तो आपको इस रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट होगा, और एग्जैक्टली यही सेम कॉन्सेप्ट है। द ऑपरेशन ऑफ फाइंडिंग रिमाइंडर इज सम टाइम रेफर एट मॉड्यूलो ऑपरेशन। एक बात और आपने ध्यान रखनी है कि रिमाइंडर की यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि मॉड्यूलर अरिथमेटिक के अंदर जितनी मैथमेटिक्स है वो तमाम की तमाम मैथमेटिक्स रिमाइंडर के ऊपर बेस कर रही होती है। और द ऑपरेशन ऑफ फाइंडिंग रिमाइंडर इज सम टाइम रेफर एट मॉड्यूलो ऑपरेशन। जो रिमाइंडर को फाइंड आउट करने के लिए जो सम टाइम हम एक ऑपरेशन हम यूज़ करेंगे उसको हम कहते हैं मॉड्यूलो ऑपरेशन। ये भी आपको बताता हूँ। एंड डिनोटेड बाय मॉड, और उसको हम मॉड के वर्ड से यूज़ करते हैं। यूज़ एज एन इनफिक्स ऑपरेटर, उसको हम एज एन इनफिक्स ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूँ द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन 14/12 इज डिनोटेड बाय 14 mod 12 विच इज़ इक्वल टू 2। तो ये जो 2 है आपके पास, ये 2 बेसिकली आपके पास है रिमाइंडर, और ये जो 14 है आपके पास, ये 14 आपके पास डिविडेंड है। जब 14 को आप 12 से डिवाइड करते हैं तो जो आपके पास रिमाइंडर बनकर आता है वही रिमाइंडर आपका वो ये 2 जो है वो आपका रिमाइंडर होगा, और उसको मॉड की फॉर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है जी। तो याद रखना है कि ये सारी की सारी मैथमेटिक्स रिमाइंडर बेस है, यानी रिमाइंडर पर रिमाइंडर को कंसिडर कर रही होती है। तो रिमाइंडर को समझना यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से पढ़ते हैं। द रिमाइंडर ऑफ अ डिवीजन 14/12, जब भी आप 14 को 12 से डिवाइड करते हैं तो जो आपका रिमाइंडर है वो 2 बचता है, और उसको मॉड ऑपरेशन के अंदर इस तरीके से लिखा जाता है, यानी 14 mod 12 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर 14 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपके डिविडेंड को, 12 रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपके डिवाइजर को, जबकि 2 जो है वो आपके रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पर अगर आप नोट करें तो जो क्वोशंट हमारा रिजल्ट आता था, तो क्वोशंट नहीं है हमारे पास, हम यहाँ पर सारी की सारी मैथमेटिक्स रिमाइंडर के लिए जनरेट कर रहे हैं। द कॉन्ग्रेंस इंडिकेट, अच्छा जो कॉन्ग्रेंस का सिंबल है उसे हम इंडिकेट करते हैं, ये इक्वल टू के साइन के साथ जो है वो एक टिल्डा साइन बना लेते हैं, या इक्वल टू यानी 3 पैरेलल लाइंस को अभी अगर आप बना दें तो वो कॉन्ग्रेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। Followed by mod between parentheses mean that the operation of mod applied both the answer given the same result। अभी कांग्रेस क्या है, जैसे कि हमें पता है कि कांग्रेस का मतलब होता है कि जब 2 चीज़ें आपकी सेम होती हैं, सेम रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक रिजल्ट इस तरह कुछ लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ए कॉन्ग्रेंट, ये कॉन्ग्रेंट का सिंबल है B mod C, और ये mod C जो है वो बेसिकली ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि A mod C इज इक्वल टू B mod C, यानी A mod C से निकलने वाला जो रिमाइंडर है वो B mod C से निकलने वाले रिमाइंडर, ये दोनों रिमाइंडर एक दूसरे के इक्वल होंगे। जैसे कि मैंने भी आपको पहले बताया, A mod C का मतलब ये है कि जब आप A को C से डिवाइड करते हैं तो उससे जो भी रिमाइंडर निकलेगा वो, और B mod C का मतलब है जब आप B को C से डिवाइड करते हैं उससे जो रिमाइंडर निकलेगा, ये दोनों रिमाइंडर एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इसके लिए जब रिमाइंडर नंबर्स का सेम होना शुरू हो जाए तो उसके लिए हम कॉन्ग्रेंट का वर्ड यूज़ करते हैं, या कॉन्ग्रेंट के सिंबल को यूज़ कर रहे होते हैं। अब ये जो मॉड्यूलर अरिथमेटिक है ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होती है और कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, तो ये तो हम आगे चलकर डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन मॉड्यूलो ऑपरेटर जो है वो जो रिमाइंडर ऑपरेटर है कंप्यूटर साइंस के अंदर, उसके लिए हम ये जो परसेंटेज वाला सिंबल है इसे हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल C++, जावा, जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन, ये लैंग्वेज आप अच्छे तरीके से फेमिलियर होंगे। तो इन लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो आप ये जो परसेंटेज वाला सिंबल है उसको मॉड के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी मॉड्यूलो ऑपरेटर के लिए हम यूज़ करते हैं। और मॉड इन दी पास्कल और बेसिक एसक्यूएल वगैरह में हम मॉड मॉड वाले सिंबल को हम यूज़ कर रहे होते हैं, या इस वेरिएबल को हम यूज़ करते हैं, या इस ऑपरेटर को हम यूज़ करते हैं मॉड्यूलो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है जी। अब हम कुछ और इसकी मैथ डेवलप करते हैं। एन इंट्रोडक्शन टू मॉड्यूलर मैथ। अब बेसिक लेवल की मैं बहुत बेसिक से इसको लेकर चल रहा हूँ ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ सकें। फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पर लिखा हुआ है A डिवाइडेड बाई B इज़ इक्वल टू Q, तो आप जानते हैं कि इसका जो रिमाइंडर है वो बेसिकली R के इक्वल होता है, जहाँ पर A जो है वो डिविडेंड कहलाता है, बेसिक लेवल की मैथ है, और B जो है वो आपका डिवाइज़र होता है, और Q जो है वो आपका कोशेंट होता है, जबकि R जो है उसको रिमाइंडर से रिप्रेजेंट किया जाता है। सम टाइम वी ओनली इंटरेस्टेड इन व्हाट रिमाइंडर इज़ व्हेन वी डिवाइडेड A बाय B। बाज़ औक़ात क्या होता है, यानी ऑलमोस्ट मॉड्यूलर अरिथमेटिक के अंदर हमें हर मर्तबा रिमाइंडर जो है वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम इस तरह की मैथ की हम बात करने वाले हैं जिसके अंदर रिमाइंडर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फॉर
देन फॉर दीज केसेस इज़ एन ऑपरेटर कॉल मॉडुलो। तो इस तरह के केसेस जिसके अंदर यानी जिस मैथमेटिक्स के अंदर हमें रिमाइंडर की ज़रूरत हो सबसे ज़्यादा, उसके लिए हम जो है वो मॉड का वर्ड यूज़ करते हैं, यानी a mod b इज इक्वल टू r। तो ये बता रहा होगा, ये आपको बताता है कि जब a को आप b से डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट है यानी जो उसका रिमाइंडर है वो r के इक्वल आता है। We would say that a modulo b is a congruent to r। हम ये भी कह सकते हैं कि a mod b जो है वो congruent to r है, यानी a को b से डिवाइड करने पर इसका जो रिजल्ट है वो रिमाइंडर के इक्वल आता है। फिर b is referred as मॉडुलस, और b को जो हम कहते हैं b is referred as मॉडुलस, इसको b को हम कहते हैं मॉडुलस कहते हैं। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि अभी तक आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो रही होंगी। अब जो है सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में कवर की थी वो आपको क्लॉक अर्थमेटिक, मैंने आपको थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था कि क्लॉक अर्थमेटिक सबसे बेसिक, सबसे फेमिलियर टेक्निक है इस मॉड्यूलर अर्थमेटिक को समझने के लिए, यानी नंबर्स का रैपअप होने के लिए कि किस तरह नंबर रैपअप हो रहे होते हैं। तो ये इसको किस तरीके से हम विजुअलाइज करेंगे हम यहाँ पर देखते हैं। देन विजुअलाइज द मॉड्यूलस विद क्लॉक से हम उसको विजुअलाइज करते हैं। टू फाइंड द रिजल्ट a mod b वी कैन फॉलो दिस स्टेप। हम इस स्टेप को फॉलो करते हैं। तो अभी मैं आपको ज़रा डिटेल के साथ क्लॉक अर्थमेटिक समझा रहा हूँ ताकि इंट्यूटिवली आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो सकें। कंस्ट्रक्ट द क्लॉक ऑफ साइज b। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लिखा हुआ है a mod b, तो जो आपके पास मॉडुलस का साइज है इसको हम b को हम कहते हैं मॉडुलस, तो जो भी आपके पास मॉड का साइज है उस साइज की आपने क्या बनानी है, एक क्लॉक बनानी है। स्टार्ट एट 0 से आपने इसको स्टार्ट करना है एंड मूव अराउंड द क्लॉक a, और आपने उसको मूव करना है a तक। जब हम a तक हम स्टेप तक हम जाते हैं, व्हेन एवर वी लैंड इज अ सोल्यूशन, तो जिस सर्टेन वैल्यू के ऊपर हम लैंड कर रहे होते हैं वो बेसिकली आपका सोल्यूशन होता है। अब ज़रा इस एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से समझते हैं क्योंकि यही सारी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगी। अब सपोज कीजिए कि लिखा हुआ है 8 mod 4। तो 8 mod 4 का मतलब ये होता है कि आपने मैनुअली भी अगर आप करना चाहें तो 8 mod 4 मैं आपको वैसे भी बता देता हूँ। सपोज 8 mod 4 का मतलब क्या होता है कि जो है आप 8 को जो है वो डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ, 4 के साथ, क्योंकि 8 जो है वो आपका डिविडेंड है और 4 जो है वो आपका डिवाइज़र है। तो ये कितने टाइम्स आएगा, ये बेसिकली 2 टाइम्स जाएगा और इसका जो रिमाइंडर है वो बेसिकली 0 के इक्वल होगा। ठीक है जी। तो हमें पता लगा कि इसका रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल है। अब हम देखते हैं क्लॉक अर्थमेटिक पे क्या होता है। क्लॉक अर्थमेटिक पे ये होता है कि इसको विजुअलाइज करने के लिए जो mod 4 जो भी आपका मॉडुलस होता है उतने नंबर्स आपने ड्रॉ करने होते हैं क्लॉक के ऊपर। तो ये आपने नंबर्स क्लॉक के ऊपर ड्रॉ कर लिए, और जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपने ये नंबर्स स्टार्ट करने होते हैं 0 से। तो यहाँ पर mod 4 है तो आप लिखेंगे 0 1 2 एंड 3, तो ये 4 नंबर्स बन गए 1 2 3 एंड 4। अब आपने इसको 0 से स्टार्ट करना है और 8 स्टेप्स कवर करने हैं इसके अंदर। देखिए जी, इस 8 स्टेप को कवर करने का क्या मतलब है, आपने यहाँ पर 0 से स्टार्ट किया और आपने यहाँ से काउंट करना शुरू किया। ये हो गया आपका A1, ये फिर आप पहुँच गए 2 एंड देन 3, इसी तरीके से 4, फिर आप आ गए 5, यहाँ पर आ गए आप 6, देन 7, और ये आपने कवर कर लिया 8। ठीक है जी। अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह ये नंबर जो हैं वो रैप हो रहे हैं। तो 8 पर आप लैंड कर रहे हैं। जब 8 पर आप लैंड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है 0। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो आपका आंसर बनकर आएगा वो आंसर हो जाएगा आपके पास 0। तो इसका मतलब है कि 8 mod 4 का आंसर आ गया 0। तो उम्मीद है कि इस क्लॉक अर्थमेटिक के ऊपर आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से जैसे ये नंबर रैप हो रहे हैं ना, रैप अराउंड हो रहे हैं ना, इसी तरीके से अगर आपने कैलकुलेट करना है 7 mod 2, तो आपने mod 2 यानी ये जो mod 2 है इसकी आपने क्लॉक फॉर्म करनी है, जो 0 और 1 होगी। बेसिकली 2 ही नंबर्स आपको चाहिए, 0 और 1। अच्छा, ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन कोई कंपलसरी नहीं है, आप कहीं भी इन पॉइंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। बट नॉर्मली जो हमारे पास क्लॉक होती हैं उनमें जिन लोकेशंस के ऊपर होते हैं, तो एग्जैक्टली मैंने उन्हीं लोकेशंस के ऊपर अपने नंबर्स को ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर 0 और 1 है तो ये बेसिकली mod 2 हो गया। तो mod 2 की आपने एक क्लॉक फॉर्म की है और उसमें 7 डिजिट को आपने कवर करना है, यानी 7 तक आपने उस पर मूव करना है। अब आप कैसे मूव करेंगे 7 तक? फॉर एग्जाम्पल आप 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है जी। आप पहले गए 1 1 एंड देन फिर आप गए 2, ये जो नंबर होगा आपका हो जाएगा 2। फिर आप आते हैं यहाँ पर 3, फिर आप यहाँ पर आते हैं दिस इज़ 4, फिर आप यहाँ पर आते हैं ये बन जाएगा 5 एंड देन 6, और सबसे आखिर में ये हो जाएगा आपके पास 7।
तो आप 7 पर जब आप लैंड करते हैं तो आप किस नंबर पर खड़े हुए हैं? आप हैं 1 के ऊपर। तो इट मीन्स कि जो 7 मॉड 2 का जो रिजल्ट है वो 7 मॉड 2 का रिजल्ट किसके इक्वल होगा? वो बेसिकली 1 के इक्वल होगा। आप चाहें तो इसको मैनुअल डिवीजन से चेक भी कर सकते हैं कि इसका रिमाइंडर होगा कि नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 7 को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 ज़ा 6 होगा और 7 माइनस 6 1। तो आप चेक करें कि इसका रिमाइंडर जो है वो 1 के इक्वल आ रहा है। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको पता लगता है कि ये जो नंबर है ये रैप अप हो रहे हैं यहाँ पर। अच्छा जी, अब एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है आपके पास, ज़रा उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अब सपोज आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने -5 मॉड 3 कंप्यूट करना है, -5 मॉड 3 कंप्यूट करना है। तो पहला काम तो ये किया कि आपने माइनस यानी जो 3 है उसकी आपने उसके लिए मॉड बना लिया, यानी क्लॉक के ऊपर आपने 0 1 2 ड्रॉ कर लिए। अब -5 का मतलब ये है कि आप जो है वो इस पर -5 तक मूव करेंगे। तो -5 का मतलब ये है कि आपने पहली बात ये है कि अपनी डायरेक्शन को क्लॉकवाइज नहीं रखना, बट अपनी डायरेक्शंस को काउंटर क्लॉकवाइज कर देना है और 5 डिजिट्स को कवर करना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी आपको बताया, मिसाल के तौर पर ये 0 है, ये हो जाएगा यहाँ पर आप पहुँचेंगे, ये हो जाएगा 1, ठीक है जी। यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आप आ जाएंगे 2, ये बन जाएगा आपके पास 3, यहाँ पर आप आएंगे 4 और फिर ये जो रिज़ल्ट है आपके पास, ये रिज़ल्ट आ जाएगा आपके पास 5। तो इट मीन कि आपके पास जो -5 अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो सुनिएगा, -5 मॉड 3 का जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। ठीक है। अब अगर मैं इसी चीज़ को मैनुअली आपके साथ ट्राई करना चाहूँ तो इसके 2-3 ऑप्शंस हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि -5 को जो आप डिवाइड करते हैं 3 से, तो ये कितने टाइम्स आएगा? फॉर एग्जाम्पल ये -2 टाइम्स आएगा। तो -2 टाइम्स आएगा, आंसर आएगा -6 और इसका जो रिमाइंडर है वो बन जाएगा 1, क्योंकि जब आप -5 में +6 करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर है वो 1 के इक्वल होगा। आप इस चीज़ को इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि जो -5 है इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, विच इज़ -2 मल्टीप्लाई बाय 3 + 1। तो यहाँ पर जो कुछ लिखा होता है बेसिकली ये रिमाइंडर होता है आपके पास। लेकिन अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि इसका आंसर ये क्यों नहीं हो सकता कि अगर ये 5 है और ये 3 है, ये अगर 1 टाइम्स जाएगा तो ये 3 होगा, तो इसका रिमाइंडर आ गया 2, तो इसका रिमाइंडर हम 2 क्यों नहीं ले सकते? भाई ये भी तो इसका रिमाइंडर पॉसिबल है। ठीक है जी। तो एक ऑप्शन आपके पास ये है। तो इस ऑप्शन का इस ऑप्शन के साथ क्या मसला है? और दूसरी बात ये है आपके पास कि अगर कोई इस तरीके से इसको डिवाइड करता है, सपोज़ ये लिखा हुआ है -5 और यहाँ लिखा हुआ है 3, इसको अगर आप कहते हैं -1 टाइम अगर आप मूव करते हैं तो ये बन जाएगा -3 और इसका जो आंसर हो जाएगा वो बन जाएगा -2। तो अब आपने एक बात का तो ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास रिमाइंडर है वो रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो रिमाइंडर का नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। बट नेगेटिव रिमाइंडर जो है वो अलाउड नहीं है। तो मैं चले यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, बट नेगेटिव रिमाइंडर इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पर जो आपका नेगेटिव रिमाइंडर है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि बेसिकली यहाँ पर भी आपका जो रिमाइंडर है वो 1 है, पॉजिटिव है, और यहाँ पर भी आपका जो रिमाइंडर है वो 1 पॉजिटिव है। तो आप किसको फॉलो करेंगे? ऑफ कोर्स जो सबसे छोटा रिमाइंडर में, इसका मतलब ये होता है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ होती हैं उसको आपने लिखना होता है। तो क्या यहाँ पर हम ये जो है पॉजिटिव निकल रहा है, क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं? नहीं, ऑफ कोर्स कि ये रिमाइंडर 1 पॉसिबल है यहाँ पर जो सबसे स्मॉलेस्ट है। तो यहाँ पर ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी कि जब आप -5 मॉड 3 कर रहे होते हैं तो आपने जो है वो यहाँ पर डिवाइड करते वक्त इस नंबर से बड़ा नंबर आपने यहाँ पर कोई लेकर आना होता है ताकि इसका रिमाइंडर जो है सबसे स्मॉलेस्ट इसकी वैल्यू को रिमाइंडर की फॉर्म में लिखा जा सके। ठीक है जी। अच्छा जी, एक बात मैंने यहाँ पर आपको वैसे भी बताई, यहाँ पर मैं 3 को 5 से कर रहा हूँ ना, इसको मैंने माइनस से कर रहा होता तो इसको इस तरह लिख सकते थे। फिलहाल ये पॉजिटिव नंबर है तो ये यानी इस केस के अंदर तो ये ट्रू है, लेकिन चूंकि हम बात करें -5 मॉड 3 की, तो उसका क्लॉक के ऊपर भी रिजल्ट 1 के इक्वल आया है और वैसे भी इसका आंसर 1 के इक्वल आना चाहिए था। तो ऑफ कोर्स कि ये हमारा बिल्कुल ट्रू आंसर है, ये हमारा आंसर ट्रू नहीं है क्योंकि इसका आंसर नेगेटिव है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिए समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं इसको जो मेरा डिविडेंड है वो +5 है, -5 नहीं है, तो उसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं इसको ना, तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी और मॉड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं, उसे हम कहते हैं कॉन्ग्रेस मॉड्यूलो। जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर भी आपको कॉन्ग्रेस मॉड्यूलो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? यू में सीन एन एक्सप्रेशन, सपोज कीजिए कि एक एक्सप्रेशन इस तरीके से कनेक्टेड है, लिखा हुआ है ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू बी मॉड सी। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दिस से दैट ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू बी मॉड्यूलो सी। वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रेस मॉड्यूलो बाय दिस। अब हम कॉन्ग्रेस मॉड्यूलो का ज़रा मीनिंग समझते हैं।
परफॉर्मिंग थ्रू एन एक्सपेरिमेंट विद दी रेगुलर मॉड्यूलो ऑपरेटर। एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर आपको बताता हूँ जिससे आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा। वैसे मैं आपको ये बता चुका हूँ कि इसको आप इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, दिस इज ए मॉड सी इज इक्वल टू बी मॉड सी। तो इसका मतलब है कि ये जब ए मॉड सी करते हैं तो इससे निकलने वाला रिजल्ट और बी मॉड सी करते हैं तो इनसे जो निकलने वाला रिजल्ट, ये दोनों रिमाइंडर यानी रिमाइंडर जो है वो बराबर होंगे। लेकिन अब आपको कांग्रेस मॉड्यूलो के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता हूँ और आपको बहुत डिटेल से बताता हूँ, ठीक है जी। तो ये एक्सपेरिमेंट है क्या, लेट्स इमेजिन वी कैलकुलेटिंग द मॉड 4, अब मॉड 5। तो अब मैं आपको बताता हूँ मॉड 5 जो है वो अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तमाम इंटीजर्स के लिए, फॉर ऑल इंटीजर्स, मॉड 5 कैलकुलेट करने का एक मतलब तो ये है, इंट्यूटिवली मैंने आपको ये बात समझाई कि आपने एक क्लॉक बनानी होती है और उस क्लॉक के अंदर 0 1 2 3 4 बेसिकली आपने इसके 4 पार्टीशंस या 4 नंबर्स आपने यहाँ पर करने होते हैं। तो मॉड 5 का मतलब है कि आप तमाम के तमाम इंटीजर्स जो हैं उन इंटीजर्स को आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं और इससे जो निकलने वाले रिमाइंडर्स हैं उनको आप मेंशन कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आपका मॉड 5 हो जाएगा, ठीक है जी। तो सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है 1, ये बेसिकली अगर नोट करें तो एक सर्कल है और ये डिफरेंट इसके सेक्टर्स बन जाएंगे। तो इसका लिखा है 0 1 2 3 4। ये बात तो आपको समझ आ गई कि यहाँ पर 0 1 2 3 4 ही क्यों बनाया, क्योंकि मॉड 5 है तो क्लॉक अर्थमेटिक ये कहती है कि यहाँ पर 0 से स्टार्ट करना है और आपने 4 तक जाना होगा, ठीक है जी। तो ये 4 विद डिफरेंट सेक्टर्स बन गए। अच्छा, ये वाला जो चूँकि यहाँ पर लिखना बहुत मुश्किल है तो ये जो छोटा सा एक पोर्शन है इसको मैंने ज़रा जनरलाइज करके ज़रा जूम करके मैंने आपको यहाँ पर लिखा है। तो अब आपसे मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट पूछने वाला हूँ और वो ये है, फिलहाल हो सकता है कि कोई पॉइंट अगर आपके क्लियर ना हो तो वो थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा, क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि एक पॉइंट जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ उसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो सकती है, बट नो प्रॉब्लम, मैं उस सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से भी आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहला ही फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे ये पूछता हूँ कि यहाँ पर है नंबर 0 से हम शुरू करते हैं, मिसाल के 0 वाला सेक्टर है, यानी ये 0 वाली लाइन है मिसाल के तौर पर। मैं आपसे कहता हूँ कि बताएं कि 0 मॉड 5 क्या होगा, 0 मॉड 5। तो याद रखें कि 0 मॉड 5 जो है वो 0 के इक्वल होता है। ये मैं भी आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बाद ये 0 वाली लाइन थी, फॉर एग्जाम्पल ये वाली लाइन जो है आपके पास, मान लें कि ये 1 वाली लाइन है, ठीक है जी। ये 0 वाली लाइन हो गई, ये 1 वाली लाइन हो गई। अब आप मुझे बताएं कि 1 मॉड 5 क्या होगा। याद रखें कि 1 मॉड 5 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई 2 मॉड 5 क्या होगा, मिसाल के तौर पर ये 2 वाली लाइन है, ये 2 मॉड 5 क्या होगा, तो 2 मॉड 5 भी 2 के इक्वल होता है। इसी तरीके से अगर पूछा जाए कि 3 मॉड 5 क्या होगा, तो 3 मॉड 5 भी जो है वो आपके पास किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। और इसी तरीके से 4 मॉड 5 पूछा जाए तो क्या होगा, वो 4 मॉड 5 भी 4 के इक्वल होगा। यानी याद रखें कि 5 से लेस तमाम नंबर्स के मॉड सेम नंबर्स होते हैं, यानी 1 मॉड 5, 2 मॉड 5, 3 मॉड 5, 4 मॉड 5 का आंसर जो है वो यानी इनका जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, वो सेम नंबर्स होंगे। लेकिन अगर पूछा जाए कि 5 मॉड 5 क्या होता है, तो 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। जब कोई चीज़ कम्प्लीटली डिविजिबल हो तो उसका जो रिमाइंडर होता है वो 0 के बराबर होता है। तो 5 मॉड 5 का चूंकि रिमाइंडर 0 के बराबर है, तो रिमाइंडर 0 के बराबर है, तो इट मीन्स कि ये 0 वाली लाइन है, तो इट मीन्स में आपने यहाँ पर 5 लिख दें। तो इसका मतलब ये है कि जब आप 5 मॉड 5 निकालेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा, या फॉर एग्जांपल 0 मॉड 5 निकालेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा। यानी ये जो सेक्टर है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जब आप किसी भी इंटीजर्स को 0 1 2 3 4 से डिवाइड करेंगे तो उससे निकलने वाले रिमाइंडर्स को आप इन सेक्टर्स के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताएं 6 मॉड 5 का क्या रिजल्ट होगा, तो 6 मॉड 5 जो है वो 1 के इक्वल होगा। तो आपने इसको इस 1 वाली लाइन के ऊपर प्रेजेंट करना होगा, आपने इसको लिखा या 6 मॉड 5 ही होगा। इसी तरीके से 7 मॉड 5 का जो रिजल्ट होगा वो 2 के इक्वल होगा, तो 7 को हमने यहाँ पर लिखना होगा, क्योंकि ये हमारे पास वो लाइन है, या फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास वो सेक्टर है कि जिस सेक्टर का जो रिमाइंडर है वो 2 है, जिस सेक्टर का रिमाइंडर 3 है। तो यहाँ पर आपने ऐसे नंबर्स को मेंशन करना है जब उसका 5 के साथ मॉड कैलकुलेट किया जाता है, तो उसका ये जो नंबर्स हैं ये नंबर्स उसके रिमाइंडर निकलते हैं। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बताएं कि 8 मॉड 5 का क्या रिजल्ट होगा, तो वो बेसिकली 3 के इक्वल होता है, इसे यहाँ लिखना होगा। इसी तरीके से 9 मॉड 5 का क्या आंसर होगा, तो ये यहाँ होगा। सिमिलरली 10 मॉड 5 का आंसर होगा, 10 यहाँ होगा। फिर यहाँ पर 11 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 12 आ जाएगा, फिर यहाँ 13 होगा, ये आपका 14, यहाँ पर आ जाएगा 15, ये हो जाएगा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो इस तरह ये सीक्वेंस आपके पास चल रही है, जितनी स्पेस थी फिलहाल मैंने इतनी स्पेस को लिख दिया।
इसका मतलब ये है कि जैसे कोई भी नंबर आप चूज़ करते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि बताएं कि 19 मॉड 5 क्या होगा, तो 19 मॉड 5 जो है वो बेसिकली चूँकि वो 4 वाली लाइन के अंदर है, यानी 4 सेक्टर के अंदर लाई करता है, तो इट मीन्स इसका जो रिमाइंडर होगा वो 4 के इक्वल होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें यहाँ तक समझ आ गई होंगी। इसी तरीके से ज़रा एक चीज़ और आप अच्छे तरीके से देखिए, वो ये कि सपोज़ कि सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में आप मूव नहीं कर सकते हैं, आप नेगेटिव डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं। तो जब आप नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं तो वो भी मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है आपका जो रिज़ल्ट है वो, तो यहाँ पर जो आ जाएगा आपके पास मिसाल के तौर पर जी, तो यहाँ पर नेगेटिव में आपके पास क्या आंसर्स आएंगे, ये आपने मुझे यहाँ पर डिटेल से बताना है कि नेगेटिव में आपके पास क्या आंसर होंगे। तो आप चाहें तो इसको यहाँ पर इनकी नेगेटिव वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं कि भाई ये नेगेटिव, यानी ये तो हम चल रहे हैं फॉर एग्जांपल क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, बट अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो क्या होगा। चले मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि -1 मॉड 5 क्या होगा, तो -1 मॉड 5 -1 के इक्वल होगा, -2 मॉड 5 -2 के इक्वल होगा, ठीक है जी, -3 मॉड 5 -3 के इक्वल होगा, -4 मॉड 5 -4 के इक्वल होगा। इसी तरीके से -5 मॉड 5 क्या होगा, -5 मॉड 5। तो अगर आप नोट करें तो जो इसका रिमाइंडर है वो क्या होगा, -5 मॉड 5 का। थोड़ा सा सोचें और मुझे बताएं कि -5 मॉड 5 का रिमाइंडर क्या होगा। मैं आपको बताता हूँ, ये आपने लिखा हुआ है -5 और यहाँ लिखा हुआ है मॉड 5। तो मैं अगर रफली से एक डायग्राम आपके लिए बनाऊँ और मैं इसको स्टार्ट करूँ 0 1 2 3 एंड 4 से, और आप जो है वो -5 टाइम चलते हैं इसमें, दिस इज़ 1 2 3 4 एंड 5, तो वापस आपका जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल आता है, 0 के, क्योंकि इसका जो रिमाइंडर है वो बेसिकली 0 के इक्वल होता है। तो -5 मॉड 5 का जो रिमाइंडर है वो बेसिकली 0 के इक्वल होगा, तो यहाँ पर ये 0 ही रहेगा, ठीक है। यानी ये जो 0 वाली लाइन है आपके पास, आप चाहें तो उसको यहाँ पर मेंशन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 0 फॉर एग्जांपल, इस तरह 0 आ जाएगा यहाँ पर। सिमिलरली आप जो है वो फिर करेंगे -5 हो गया, फिर -6 मॉड 5 का क्या रिजल्ट होगा, ताकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इसी को मैं यहाँ पर रिमूव कर लेता हूँ, थोड़ी सी स्पेस मेरे पास कम है जी। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताएं कि -6 मॉड 5 का क्या रिजल्ट होगा, तो -6 मॉड 5 का मतलब ये होगा कि आपने क्लॉक बना ली है 0 1 2 3 एंड 4 के लिए, और -6 में मूव कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और यहाँ पर आ गया आपके पास 6। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो इक्वल होगा 4 के इक्वल होगा आपके पास, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पर इसको किस में लिखना होगा, आपने 4 वाली लाइन के अंदर लिखना होगा। तो 4 आपके पास क्या है, 4 कहाँ है आपके पास, ये देखिए, ये बेसिकली आपके पास 4 वाला जो है वो पूरी मौजूद है। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना होगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा फिर वो -6, ये यानी ये है बेसिकली, ये 4 वाली लाइन है ना, तो ये फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको पॉजिटिव के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो फिर मैं इसको नेगेटिव के लिए यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो कौन कौन सी नंबर्स आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा आपके पास -4 आ जाएगा, तो -4 का मतलब तो -4 होगा, -4 के लिए रिजल्ट क्या होगा, -4 के लिए रिजल्ट हो जाएगा वो तो -4 हो जाएगा। और फिर उसके बाद कौन सा नंबर आएगा आपके पास, जैसे कि अभी आपने देखा कि जो 6 मॉड 5 है, -6 मॉड 4, तो -6 मॉड 5 का आंसर भी 4 के इक्वल होगा, तो यहाँ पर फिर आपके पास ये -6 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आपका -11 आ जाएगा, इसी तरीके से यहाँ पर आपका -16 आ जाएगा, इसी तरीके से यहाँ पर आपका -21 आ जाएगा। तो आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि -11 मॉड 5 क्या होगा, तो उसका आंसर भी 4 के इक्वल होगा। आप इसको चाहें तो खुद भी ट्राई कर लीजिएगा। सिमिलरली इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ ताकि मैं आपको और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझा सकूँ, यानी नेगेटिव वाला भी पार्ट आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। अच्छा जी, इसी तरीके से मैं अगर आपसे ये कहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि जो है वो यहाँ पर ये जो आपके पास था ये 1 के लिए था, या अगर आप सेक्टर नोट करें तो ये 1 वाला सेक्टर था जिसमें रिमाइंडर 1 के इक्वल आते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं, सॉरी मैं इसको यहाँ से ऐसे रिमूव कर लेता हूँ। तो अब आप मुझे बताएं कि कौन कौन से नंबर्स हैं जिनके रिमाइंडर्स 1 के इक्वल आएंगे। तो आप यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जैसे आपसे पूछते हैं कि भाई -9 मॉड 4 का क्या रिजल्ट होगा, तो -9 पहले क्लॉक बनाकर आपको समझाता हूँ। क्लॉक बनाकर अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 सॉरी मॉड 4 लिखना होगा मुझे, मॉड 5 मैंने लिखना है।
0 1 2 3 एंड देन 4, और यहाँ पर आप जो है वो माइनस टाइम चलते हैं 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका क्या रिजल्ट है, बेसिकली 1 के इक्वल आ गया। ठीक है जी, तो इसका भी रिजल्ट 1 के इक्वल आ गया। तो ये जो 1 वाली लाइन है आपने इसको 1 वाली लाइन में लिखना होगा। यहाँ पॉजिटिव नंबर्स लिखनी है, यहाँ नेगेटिव नंबर्स लिखनी है आपने। तो कौन कौन से नंबर्स हैं? मिसाल के तौर पर यहाँ बनेगा आंसर आपका -9 के लिए आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर जो है वो और किसके लिए होगा, -9 के लिए है। अच्छा जी, फिर इसी तरीके से आप अगर चेक करेंगे तो ये -14 के लिए आंसर आपको बताएगा। -19 को चेक कर लीजिएगा, इसी तरीके से -24 को चेक कर लीजिएगा। समझ गए? तो यहाँ पर मैंने वो लिखे हैं जिनके रिमाइंडर पॉजिटिव 1 आ रहे हैं, यहाँ पर वो लिखे हैं जिनके रिमाइंडर वो नेगेटिव नंबर्स वो लिखे हैं, इनके भी रिमाइंडर 1 के इक्वल आ रहे हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर मैं अब जो है वो उसको कंप्लीट लिख देता हूँ आपको। अब मिसाल के तौर पर ये 2 है, ये आपके पास जो है वो ये आपके पास जो है वो 2 वाला सेक्टर है। तो 2 वाले सेक्टर्स में जहाँ पर आपके रिमाइंडर यानी पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ जो रिमाइंडर 2 आ रहे हैं, अब नेगेटिव के साथ जो है वो मैं यहाँ पर वो नंबर्स लिख रहा हूँ। मिसाल के तौर पर आप अगर जब चेक करेंगे -3 को चेक कर लीजिएगा, सिमिलरली -8 को चेक कर लीजिएगा, -13 को देख लीजिएगा, -18 को देख लीजिएगा, -23। इन केस अगर कोई मसला हो तो आप देख लीजिएगा। मैं अभी यहाँ पर फ़िलहाल रफली लिख रहा हूँ उसको। एंड देन -5 हो जाएगा यहाँ पर -10 हो जाएगा, क्योंकि -5 के लिए जब आप करेंगे तो 0 0 रिजल्ट आएगा। इसी तरीके से -15 हो जाएगा, इसी तरीके से -20 हो जाएगा, इसी तरीके से -25 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सारे नंबर्स आपके पास जो है वो सेम आ जाएंगे। ठीक है जी। और इसी तरीके से 3 के लिए भी लिख लेते हैं कि कौन कौन से नंबर्स हैं जिनका जो रिमाइंडर है वो 3 बनता है इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स में -2 हो जाएगा, सिमिलरली -7 हो जाएगा, सिमिलरली -12 हो जाएगा, एंड -17 हो जाएगा, एंड देन -22 हो जाएगा। तो ये सारे नंबर्स ऐसे हैं जो ये सारे वो नेगेटिव नंबर्स हैं। जब इनको आप डिवाइड करते हैं तो आपका जो रिमाइंडर है वो बेसिकली यहाँ पर इसके इक्वल आ जाएगा, जैसे 3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है नहीं, तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। तो मॉड्यूल का यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, ज़रा हम इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, बस पढ़ लेते हैं यहाँ पर। सपोज वी लेबल 5 स्लाइसेस, जो हमने अभी काम किया है 0 1 2 3 एंड 4, हमने 5 स्लाइसेस बनाई। देन फॉर ईच ऑफ द इंटीजर वी पुट इनटू अ स्लाइस दैट मैचेस द वैल्यू ऑफ द इंटीजर मॉड 5। तो उन स्लाइसेस के अंदर जो है वो हमने उन स्लाइसेस के अंदर उन इंटीजर्स को पुट किया है जिससे जो रिजल्ट है, जो रिमाइंडर्स है, वो उस मॉड 5 का जो इंटीजर निकलता है, यानी जो रिमाइंडर आपके पास निकलता है। ठीक है जी। Suppose we label 5 slices 0 1 2, then each of the integer we put it into a slice that matches the value of the integer mod 5. mod 5 का मतलब है जिसको 5 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर है वो इनमें से कोई नंबर निकलता है, तो उन इंटीजर्स को इन स्लाइसेस के अंदर पुट किया गया है। द वे ऑफ एक्सप्रेस दिस मैथमेटिकली, हम उसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि दिस इज ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी मॉड सी, हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फाइनली जो है वो हमारे पास ये जो इंटीजर्स बनकर आए, जो एक्सप्रेशंस बनकर आई है, उन एक्सप्रेशंस को जो है वो हम ज़रा इस तरीके से रीड कर सकते हैं। क्या रीड कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो सिंबल है इसको कहते हैं सिंबल्स कॉन्ग्रेंस का सिंबल कहलाता है, विच मीन्स दैट द ए एंड बी आर इन द सेम इक्विवेलेंस क्लास। तो बताता है कि ए और बी जो है वो सेम इक्विवेलेंस क्लास के अंदर मौजूद है। ठीक है जी। एंड मॉड सी टेल अस दैट द व्हाट ऑपरेटर वी अप्लाई टू ए मॉड बी, ये बताता है कि आपने ए मॉड बी पर कौन सा ऑपरेटर अप्लाई किया। फॉर एग्जांपल मॉड 5 का मतलब ये है कि आपने ए और बी को 5 से डिवाइड किया है और उसके रिमाइंडर को कंसिडर किया जा रहा है। सिमिलरली व्हेन वी हैव बोथ ऑफ दीज वी विल कॉल्ड कॉन्ग्रेंस मॉड्यूलो सी। जब अगर ये दोनों बातें अगर हमारे पास आती हैं तो उसको हम कहते हैं कॉन्ग्रेंस मॉड्यूलो सी। तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों पॉइंट अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। तो तीसरा पॉइंट आपको ये बताता है कि जब ये ऑपरेशन भी आपके पास आ जाए और मॉड भी अगर आप साथ ज्वाइन कर लें तो उसको हम कहते हैं कॉन्ग्रेंस मॉड्यूलो सी। सपोज कीजिए कि 26 एंड 11 मॉड 5 हो, तो 26 एंड 11 मॉड 5, ज़रा आप यहाँ पर आइए और अगर आप यहाँ पर फोकस कीजिए तो 26 एंड 11 कहाँ पर है, देखिए जी ये है आपके पास, ये ज़रा मैं इसको ये देखिए ये है आपके पास 11, ये नंबर है आपके पास 11 और ये है आपके पास 26, नोट कर रहे हैं। तो ये जो 11 और 26 का जब हम मॉड 5 कैलकुलेट करते हैं तो इनका जो रिमाइंडर है वो फॉर एग्जांपल 1 के ही इक्वल आता है। तो ये चूँकि सेम कॉन्ग्रेंट क्लास के अंदर है, आप उसको मैनुअली भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने चेक करके बताया है कि अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 26 मॉड 5 इज इक्वल टू 1
आप डिवाइड करके देखें, 5 5 ज़ा 25, इसका रिमाइंडर जो 26 है वो 1 हो जाएगा। इसी तरीक़े से 5 को आप जब 2 टाइम्स करते हैं तो 10 आता है और उसका भी रिमाइंडर 1 के इक्वल आता है। सो दैट इट इज़ इक्वलेंस क्लास फॉर 1। तो ये इक्वलेंस क्लास 1 के लिए होते हैं, जिनके रिमाइंडर सेम आते हैं तो वो उस इक्वलेंस क्लास के लिए बन जाते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल अगर जो 4 मॉड 9 है, यानी 5 से जो लेस नंबर्स हैं, वो 5 से जो लेस नंबर्स हैं वो वही नंबर्स क्यों रिजल्ट आता है उसका मॉड लेने का, ये मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, जिसमें मॉड के बेसिक कॉन्सेप्ट को और कॉन्ग्रेस मॉड्यूल को मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।